तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही खास है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। आज क्या सरकार बरकरार रहेगी या फिर जनता का मूड परिवर्तित हुआ है और जनता का फैसला जिस तरह से सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। और कहीं जश्न मन रहा है तो कहीं झटका भी लगा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ददीबल यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल बंसल वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सिंह बघेल राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम हम चर्चा कर रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। और जिस तरह से देखें अनिल जी, आपके पास आऊंगी कि अब कहीं जश्न मन रहा है तो कहीं पर झटका जोरदार लगा। अगर हम विजय थलापति का जिक्र करें तो उनके घर में जश्न देखने को मिलने लगा है, ढोल नगाड़े बज रहे, मिठाइयां बंटने लगी है। देखिए, जो परिणाम अभी दिख रहे हैं रुझान जी, वो तो एग्जिट पोल के अनुसार ही दिख रहे हैं जी। लेकिन ये जो तमिलनाडु वाला है ये थोड़ा चमत्कारिक है जी, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता टीवी के को मिलेगी कि जो एआईएडीएमके और डीएमके भी बिल्कुल उसका पानी भरते रह जाएंगे। ये इसकी मुझे लगता हर किसी को अपेक्षा नहीं थी। ये एक चमत्कार है और तमिलनाडु ने फिर दिखाया है कि उसके लिए कोई दूसरे नेता या राष्ट्रीय स्तर के नेता या ये सब कोई मायने नहीं रखते। वहाँ अभी भी फिल्मी सितारों का ही जादू चलता है, चाहे वो एमजीआर का था, चाहे वो करुणानिधि का था, चाहे जयललिता का था। ये सब लोग वही हैं जो फिल्मी दुनिया से आए हुए राजनीति में थे और अब आकर थलपति विजय ने भी वही दोहराव कर दिया है। बंगाल जरूर ममता बनर्जी के लिए एक झटका है, क्योंकि जो टीएमसी के लोग हैं वो तो अभी तक बैठे हुए भी अभी दावा कर रहे हैं कि, और करना भी चाहिए जब तक अंतिम परिणाम ना आ जाए, कि दीदी ही जीतेंगी। लेकिन वोट परसेंटेज और रुझान सीटों का उनको देखते हुए लगता है कि चाहे बराबरी की लड़ाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ गई है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में। और बीजेपी, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है शाम को वो भाजपा के दफ्तर में आएंगे, तो सिर्फ वो असम की और पुडुचेरी की जीत के लिए तो नहीं आते। वो एक राज्य छीन रहे हैं विपक्ष से, ममता बनर्जी से छीन रहे हैं। शायद उनको इस बात का एहसास भी है, उनकी एजेंसियों ने भी उनको बताया होगा, और जो माहौल है और जो रुझान है सब दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये अब इसमें बदलाव मुश्किल लगता है। जो यूडीएफ की जीत है असम में, केरल में, वो कांग्रेस के लिए उपलब्धि है। राहुल गांधी, लाख उनकी आप आलोचना करें, उन्हें पप्पू बताएं, कुछ बताएं, वो तो अब यही कहेंगे कि अभी तक हम 3 राज्यों में थे, अब हम 1 राज्य और बढ़ गए हैं, हमारी सरकार 4 राज्यों में हो गई है। हालांकि बंगाल में पहले भी उनका कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं रहा है। असम में वो जरूर सोच रहे थे कि हम झटका दे सकते हैं, पर चुनाव के प्रचार के दौरान भी और एग्जिट पोल में भी ये साफ दिख गया था कि वहाँ बीजेपी की ही वापसी तय है। तो मुझे लगता है कि बंगाल का जो परिणाम है वो अप्रत्याशित है, वही सबकी निगाहों के केंद्र में है, उसी पर सबका फोकस है। और अभी देखते हैं कि क्या अंतिम परिणाम रहता है। पर लोकतंत्र का उत्सव है और ये बिल्कुल लोकतंत्र का उत्सव है। और जिस तरह से देखिए, कहीं जीत मिल रही है, कहीं जश्न मनाया जा रहा है, तो कहीं झटके भी लग रहे हैं। संजय जी, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस तरह से आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का अभेद्य किला अब ढाने जा रही है बीजेपी। तो दूसरी तरफ थलापति का जिक्र करें और क्रिकेट की भाषा में बोले तो द मैन ऑफ द मैच इज विजय थलापति इन दिस मैच। हेलो संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, जी जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा, ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो अभी बंगाल का इलेक्शन के बारे में आप बात कर रही हैं जी, इसमें जो है बीजेपी के जीतने के कई सारे कारण हैं जी। एक तो बीजेपी जिस तरह से चुनाव रणनीति बनाती है उसकी स्ट्रेटजी बहुत बड़ी रही है। दूसरा, 2003 के बाद जो सर एसआईआर का वहां पे किया गया, जिस तरह से काफी लोगों को निकाला गया, वो दूसरा रीजन है। तीसरा, बीजेपी जब किसी चीज को करती है तो बहुत मेहनत के साथ करती है। वो एक एक बूथ पे, एक एक असेंबली में पूरे अपने टीम को लगाती है। तो मुझे पता है, क्योंकि मेरा वहां पे लगातार एक तरह से काम होता रहा है, सर्वेक्षण चल रहा था। तो एक एक बूथ पे, एक एक असेंबली में 2-2 सांसद, विधानसभा के 4 लोग रहते थे और उनके कार्यकर्ता। तो इस तरह से पूरा एक तरह से घेर कर जब प्रचार करती है,
फिर एक चौथी जो हमेशा बात होती रहती थी बंगाल को लेकर के कि एक सुरक्षा का बहुत होता था, जैसे लोकसभा 2019 का इलेक्शन हुआ, इसके पहले का विधानसभा का इलेक्शन हुआ। जी। ये जो इलेक्शन हुए उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के नेताओं लोगों के घर तोड़े गए, आग लगा दी गई, उनको साथ मारपीट हुई, तो इस बार बीजेपी ने वो सुरक्षा देने की कोशिश की। तो डर एक तरह से लोगों से गया है वहाँ पे। फिर ये एक तरह से पांचवा हम कहें तो पोलराइजेशन जिस तरह से हो हिंदू मुस्लिम का, जी। तो एक तरह से कहीं न कहीं बंगाल की जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी थी कि कुछ भी करके इस बार बीजेपी को लाना है। इसमें मुझे लगता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की जो स्ट्रेटजी है, चाहे वो मोदी जी की रही हो, या योगी जी की रैली रही हो, अमित शाह का जिस तरह से तो वहाँ पे बैठना रहा हो, ये सब कारण रहे बंगाल पे जीतने का। जी, बीजेपी। बिल्कुल। और ददीबल जी, ये साफ तौर से यहाँ पर देखा भी जा सकता है, ये लगातार कहा जा रहा है कि जो हिंदू वोटर्स है और पोलराइजेशन है, इसकी वजह से टीएमसी पीछे रही है और बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि पिछले चुनाव में 65 से 70 सीटें ऐसी थी जहां 500 ऐसे 400 300 ऐसे वोटों से हारी थी बीजेपी। बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी और उन 70 सीटों पर और उसने फोकस किया। जो वहाँ फर्जी वोटर थे जिनको लेकर के कहा जाता था कि ये ममता के पक्ष में पोल होता है, वो फर्जी वोटर्स आ जाते हैं वोट डालने के समय पर, बाकी समय वो गायब रहते थे, तो उन सब चीज़ों को एसआईआर में निकाल दिया गया। और भाजपा ने पूरी ताकत लगा करके, जैसा कि बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई भाजपा ने, और भाजपा के रणनीतिकार वहाँ डटे रहे। चुनाव की घोषणा होने से पहले से डटे रहे। बिहार, मैंने कहा ना, बिहार चुनाव के समय से प्रधानमंत्री के दौरे शुरू हो गए थे। तो तमाम सारे नड्डा जी उस समय अध्यक्ष थे, नड्डा जी ने कितने दौरे किए बंगाल के। तो ये सब चीज़ें जो चलती रही पूरी रणनीति के तहत उन लोगों ने किया। और वहाँ उनका जो अपना कैडर है, पिछली बार की जो कमियां रह गई थी, तो उन्होंने, जैसा अनिल बंसल जी ने कहा कि बाई हुक एंड क्रुक चुनाव जीतना है तो जीतना है, पूरी ताकत झोंक दी। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया तो पिछला चुनाव हारने के बाद से 2021 में जो चुनाव हारा, उसके बाद से ही बीजेपी ने तय कर लिया था कि अगले 5 साल में मुझे बंगाल जीतना है और उड़ीसा और बंगाल जीतना है। तो उड़ीसा जीता उन्होंने और अब बंगाल जीता है। तो ये जो हुआ है, ये बंगाल जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी फाइनल रिजल्ट आना है, लेकिन एक तरह से जो ट्रेंड है उसमें बहुमत तो उन्होंने हासिल कर लें। अगर हम ट्रेंड यही कन्वर्ट होते हैं एक्चुअल नतीजों में, तो वो जीतने के जो लक्ष्य है उसको पार कर लिया है उन्होंने, जो जितनी सीटें चाहिए उनको। बिल्कुल। तो ये बढ़ा रहा उसमें। और एक जो ममता बनर्जी जितना पैसा महिलाओं के खाते में दे रही थी, वो 1500 रुपये, तो इन्होंने उसको बढ़ा करके 3000 कर दिया। तो वो भी बगल के राज्यों में उन्होंने देखा है कि किस तरह से भाजपा कहती है तो वो करती है। तो ये तमाम सारे फैक्टर रहे। और जिस आक्रामक तरीके से प्रचार किया, जनता को समझाने में सफल है। देखिए, चुनाव में होता क्या है, आप अपनी बात कहने में कितना सफल होते हैं, कल को जीतने के बाद कितना होगा कितना नहीं होगा। अभी हम तमिलनाडु का रिजल्ट देख रहे हैं। तमिलनाडु में देखिए, टीवीके ने जो जिस तरह का लिया है, लोग टीवीके को आंक रहे थे कि ये किंग मेकर होगा, वहाँ हंग असेंबली होगी तो जो सीटें होगी वो जिसको सपोर्ट करेगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन उसने 2 जो है चर्चित वादे किए थे। उसने कहा था कि भाई जीतने के बाद लड़कियों की शादी में हम 8 ग्राम सोना देंगे और जो नए बच्चे होंगे उनको सोने की अंगूठी देंगे। हिट हो गया वो। एक तो बंसल जी जैसे कह रहे थे कि वहाँ फिल्मी सितारों का जो है वो तो एक रुझान है ही है, वहाँ सड़कें जाम हो जाती हैं और सिनेमा हॉल जो है वो, तो नई फिल्में आती हैं तो क्या हालत होती है कोई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ ही हैं। लेकिन ये 2 वादे इतना क्लिक कर गए हैं कि रिजल्ट आपके सामने है। देखिए क्या 117 कितनी सीटें पे बढ़त चल रही है। तो बंगाल में भी बहुत सारे फैक्टर्स वो थे जिन्होंने अपना काम किया। भाजपा ने कोई ऐसा मुकाम छोड़ा नहीं, कोई ऐसा लूफहोल नहीं छोड़ा कि जहां से ममता बनर्जी या टीएमसी को कोई बड़ा ऑक्सीजन मिले, बहुत ज़्यादा कुछ वो करने की स्थिति में हो। और वो स्ट्रेटजी उसकी काम आई। उसका परिणाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। धीरे धीरे वो बहुमत हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। अभी जो ट्रेंड है ये
कन्वर्ट होते हैं रिजल्ट में। तो बिल्कुल ये देखना होगा अब जो ये रुझान है वो नतीजों में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर देखने को मिलेगा। बहरहाल अब जिस तरह से देखें कि पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है और यहीं पर बीजेपी ने साम दाम दंड भेद यानी कि सब कुछ पूरा जोर लगा दिया गया था और बीजेपी को हम लगातार यही देखते हैं और यही कहते हैं कि चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, ईड़ी से चोटी तक का जोर बीजेपी अपना लगा देती है और कहीं ना कहीं वो कामयाबी के हाशिए तक भी पहुंच रही है। अनिल जी, देखिए, जो 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले एक रिट फाइल की कि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स न लगाए जाएं काउंटिंग में, तो उससे मुझे पहले, यद्यपि जो जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव लड़ा था और ये बात पहले ही भाजपा के कई नेता कह चुके थे कि 5 से 6% के वोट बैंक से हम लोग हार गए थे, वो हमने हिसाब बराबर कर लिया है पहले ही। तो ये बात तो वो पहले ही कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जब ममता बनर्जी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट आती हैं और सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच शनिवार को बैठती है उनकी याचिका पर, जबकि सैटरडे संडे ऑफ होता है सुप्रीम कोर्ट, वो बैठती है और फिर वो कहते हैं कि इसमें तो ऑलरेडी है, दोनों चुनाव आयोग केंद्र के भी लोग लगाएगा और स्टेट के भी लगाएगा, तो हमारे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये मुझे लगा था कि अब कहीं ना कहीं ममता दीदी को ये संकेत, ये एहसास, ये अनुमान हो चुका है कि उनकी नैया भंवर में फंस गई है। और ये इस तरह की, क्योंकि देखिए जब जो रूलिंग पार्टी आप हैं जी बंगाल में, भले चुनाव आयोग का नियंत्रण रहता है चुनाव के दिनों में, लेकिन आप कहें कि वोट बीजेपी बूथ कैप्चर कर रही है, तो ये इस तरह के जब एलिगेशन लगता है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह की हताशा का प्रमाण होता है। और ये लगने लगा था कि दीदी इस बार घबराई हुई हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास, एहसास, अनुमान है कि मेरे हाथ से बाजी फिसल रही है। तो बंगाल में मुझे लगता है जो परिणाम जिस तरह के अब आ रहे हैं उसका एहसास दीदी को पहले ही हो चुका था, भले अब वो लास्ट मिनट तक ये बोलते रहें। और उसके बाद अभी चुनाव आयोग ने कई जगह पुनर्मतदान भी कराया और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जहां ज़्यादा हल्ला हुआ, जो ममता बनर्जी के जो कैंडिडेट हैं, जिनको माना जाता है अभिषेक बनर्जी के खास हैं, और जो उत्तर प्रदेश के IPS अफसर गए थे वहाँ, अमित पाल शर्मा जो गए थे, तो उसको लेकर वहाँ तो पूरा चुनाव ही चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है, नए तारीख को होगा पुनर्मतदान वहाँ। तो ये सारी स्थितियाँ दिख रही थी, साफ नज़र आ रहा था कि पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन इस बार हो सकता है। और उस पर ममता जी ने 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाके एक तरह से ठप्पा ही लगा दिया कि वो मान रही हैं कि गड़बड़ होगी, ये होगी, वो होगी, तो पहले से कुछ हम कह सकें। हम एक भूमिका बनाते हैं कि अगर हम हार गए तो हम कहेंगे हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये ऑब्जर्वर गड़बड़ करते हैं, ये तो हैक कर रखी हैं मशीनें, EVM, तो इस तरह की भूमिका पहले से बनाते हैं। मुझे लगता है कि दीदी का जो रणनीति थी भाजपा से मतलब एक तरह से जवाब देने की उनकी रणनीति को, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। और उनकी अपनी पार्टी में भी लगातार मतभेद चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई तृणमूल कांग्रेस में सब एकता है, वहाँ भी एक अभिषेक का बनर्जी का गुट चलता है, एक पुराने नेताओं का चलता है, ये सब बातें पहले से वहाँ उभरती रही हैं। और मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। इतने साल की 3 बार की उनकी सत्ता थी, तो हटती हैं तो लोकतंत्र में ये कोई ऐसी अनहोनी बात में उसको नहीं मानता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी मान सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण रहा है और असर अपना दिखाया है। और संजय जी, यहाँ पर जिस तरह से देखिए जो रुझान आगे चल रहे हैं, बीजेपी उसमें आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर अगर जिक्र करें तो क्या बार बार जो हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र की जीत है या डर का असर है? देखिए, एक तो पहली बार ये डर का जो एक तरह असर था। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। ये डर का असर है वो तो बिल्कुल कम हुआ था। जिस तरह से सेंटर फोर्सेस वहां पे लगे हुए थे जी, तो उसका बहुत बड़ा, और अमित शाह ने खुलेआम बोला था कि इलेक्शन खत्म होने के 60 दिन के बाद तक भी हमारी फोर्सेस वहां पे रहेंगी। क्योंकि हमेशा जो पिछला, यदि आप देखिए, अनुभव यही रहा है कि जैसे इलेक्शन खत्म होता था, TMC जीतती थे, तो उनके लोग जो हैं, जो लोकल लोग होते थे, कुछ वहाँ के जो अपने असेंबलीज हैं, 10-12 जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ जिस तरह से हिंदुओं के घर तोड़े जाते थे, आगजनी होती थी। यहाँ हम देख रहे थे कि 3-4 साल पहले एक पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था जो राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया था कि हमारे घर जला दिए गए, मारा पीटा गया, रेप किया गया। तो वो एक तरह से जो सुरक्षा का भाव बढ़ा और जिस तरह से वहाँ पे पूरा एकदम से वहाँ के सेंटर फोर्सेस लगी हुई थी,
तो पहली बार उनको लगा कि नहीं, इस बार हमें खुल करके मतदान देना चाहिए और बदलाव की पूरी, क्योंकि ममता बनर्जी को आप देखिए तो ममता बनर्जी 10-15 दिन पहले ही बोलना चालू कर दी थी। जी। उनको ये आभास हो गया था कि देखिए, यदि तृणमूल रहेगा तो फिर हम मिलेंगे। जी। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था। तो ये कहीं न कहीं उनकी हताशा और निराशा 10 दिन पहले ही समझ में आने लगी थी। दूसरा जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जो 2003 के बाद के एसआईआर सिर्फ देश के बंगाल में नहीं, देश के सभी जगह में हुआ। जहाँ हम लोग रह रहे हैं, दिल्ली में, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ भी है, सब जगह ये हो रहा है। जी। तो ये कहीं न कहीं इसका परिणाम रहा है। और ये बदलाव की, जैसे बंसल साहब बोल रहे थे कि बदलाव की 15 साल से देख लिया उन्होंने, और किस तरह से चीजें एक पक्षी चल रही थी, जी। जो वहाँ के लोग सताए जा रहे थे, तो एक तरह से उसका कहीं न कहीं एक तरह से उसका विरोध था कि बीजेपी को समर्थन देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ लेफ्ट पार्टी का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा है। कांग्रेस कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने ही उसमें फंसी हुई है। उनका कोई केंद्रीय नेतृत्व ऐसे आ नहीं रहा था अधीर रंजन चौधरी का। अधीर रंजन चौधरी जब विपक्ष में भी थे यहाँ पे लोकसभा में, तब भी उनका ऐसा कोई योगदान नहीं रहा कि एक सशक्त लीडर की तरह उन्होंने उभरे हो और कोई बंगाल की बात दम सम के साथ रख सके। तो ये सब बहुत सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी वहां पे बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ददीबल जी, यहाँ पर अगर जिक्र करें तो किस नेता की लोकप्रियता इन नतीजों में सबसे ज्यादा दिखी है? देखिए, सबसे ज़्यादा ये बड़ा अलग तरह का सवाल है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिणाम आ रहे हैं जी। हैं। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इसमें ज़्यादा है, क्योंकि बंगाल जो है, चाहे बंगाल हो चाहे वो पूर्वोत्तर का असम हो, वो दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बंगाल देश का तीसरा बड़ा राज्य है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो, और नरेंद्र मोदी जी ने जितने दौरे किए हैं, अमित शाह ने जितने दौरे किए हैं, जितनी रैलियां की हैं जी। अमित शाह जी तो बाकायदा वहाँ 27 अप्रैल तक जमे रहे। 29 को लास्ट फेज की पोलिंग थी और 27 तक वो वहाँ जमे रहे कि किसी तरह का कोई खून खराबा और जो हिंसा होती है, और किसी तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वहाँ जमे रहे। तो कुल मिलाकर के आप अगर कहें तो नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा फेस है भारतीय जनता पार्टी में, और वो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी दिख रहा है, असम में भी दिख रहा है और बंगाल में भी दिख रहा है। और दूसरा अगर करिश्माई चेहरा आप देखें तो थलपति विजय का है, जो तमिलनाडु में दिख रहा है। बिल्कुल। और ठीक है, कांग्रेस को भी संतोष करने के लिए है कि चौथा राज्य उनके पास आ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है कुल मिलाकर के चेहरों की अगर आप बात करें तो। लेकिन जो केरल जीत रहे हैं उसमें ये नहीं कह सकते कि उसमें राहुल गांधी का कोई बहुत बड़ा करिश्मा है। वहाँ बहुत सारे दूसरे लोग रहे, फैक्टर रहे। उनके पार्टी महासचिव जो हैं वो खुद केरल के हैं, प्रियंका खुद केरल से सांसद हैं, शशि थरूर खुद हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ के उसी इलाके से आते हैं और जिन्होंने वहाँ काफ़ी काम किया। प्रियंका गांधी वहाँ एक्टिव रही हैं वायनाड से लेकर के, और वायनाड में जो बारिश और भूस्खलन हुआ था उसके बाद से उन्होंने सरकार पर भी बहुत दबाव बनाया। वहाँ पर वो जो जंगली जानवरों का हिंसा वो होता था किसानों के और उन पे लोगों पे, उसको लेकर के भी उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल उठाए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, तमाम सारी समय समय पर। तो लगातार वो करते रहे, वहाँ के मुख्यमंत्री को लिखती रहीं, बार बार वो वहाँ दौरे करती रहें। तो इन सब चीज़ों का भी फैक्टर रहा। लेकिन कुल आप कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबसे बड़ा चेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभी करिश्मा बरकरार है इस चुनाव में। और सबसे बड़ा गढ़ उन्होंने जो बंगाल फतह किया भाजपा ने, उसमें नरेंद्र मोदी बहुत बड़े फैक्टर हैं। ये चुनाव भाजपा वर्सेस तृणमूल कांग्रेस नहीं था, ये चुनाव सीधा सीधा ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी था। अब बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और जिस तरह से देखें अनिल जी, यहाँ पर अगर जिक्र करें, पता वैसे सबको ही है, लेकिन यहाँ पर अगर जिक्र करें तो किस पार्टी की रणनीति सबसे ज्यादा सफल रही है? बहरहाल दिख तो सभी को रहा है। देखिए, बीजेपी ने हर जो ममता बनर्जी का हर वार था उसका मुकाबला किया। उन्होंने, दीदी ने कहा कि बीजेपी आएगी तो आपको माछ भात नहीं खाने देगी, तो उसके लिए अनुराग ठाकुर ने खुद मछली खाकर दिखाया। भाजपा के नेताओं ने हाथ में मछली लेकर प्रचार किया, नेताओं को मछलियां गिफ्ट की गई। तो ये सब कोई मौका उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा
कि ममता का कोई भी दांव, कोई भी रणनीति, कोई भी हथकंडा उनको भारी पड़ जाए, उसकी वो लगातार काट करते रहे, लोगों को आश्वासन देते रहे, नहीं हम आपके खान पान में कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम आपके खान पान की आदतों में बदलाव नहीं करेंगे, आप जैसा जीवन पहले से जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे। तो बीजेपी की रणनीति पुख्ता थी, पूरी संसाधनों से भी तैयारी थी, और जो एक बूथ कैप्चरिंग का निश्चित रूप से जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उस पर थोड़ा बहुत आरोप लगता ही है, उससे निपटने के लिए सेंट्रल फोर्सेस थी, चुनाव आयोग भी अलर्ट था, और चुनाव कोई भी निष्पक्ष होना चाहिए। बूथ कैप्चरिंग का कोई भी आदमी समर्थन कर नहीं सकता, सबकी वोट स्वतंत्र है, लोगों को वोट देने का अधिकार है, उसका परिणाम लग रहा है। और मैंने बताया कि जो ममता जी को इस बार लग गया था कि मामला बिगड़ रहा है और हाथ से निकल रही है बाजी, और उसी तरह का रुझान बिल्कुल बिल्कुल